हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 2025 है। यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप सबों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। और आप यदि तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की सारी डिटेल्स को देखेंगे कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसमें पूरे ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर केवल बिहार के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सारी डिटेल्स को देखेंगे और साथ में हम लोग इसके लिए योग्यता, कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि आप यदि वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर हो सकता है कि कोई आप यूजफुल पॉइंट को छोड़ दें। तो बेहतर होगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल 2025 फुल फॉर्म देखें तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ये 2025 है। ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर हम लोग टोटल पोस्ट देखें कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट जो 1481 है, ये टोटल पोस्ट है। आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट नेम में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 पोस्ट है इसमें। ठीक है। और सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो पोस्ट नेम में अगर हम लोग टोटल देखें तो आ जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका कुल 1064 पद है। और हाँ दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है। ये नहीं घबराना है कि ये मेल का ये भी फीमेल का, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो पहला पोस्ट आ जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि 1064 पोस्ट है। दूसरा आ जाता है प्लानिंग असिस्टेंट, इसका कुल 88 पोस्ट है। और आगे देखें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसका 5 पोस्ट है। और चौथा नंबर पे आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसका दोस्तों केवल एक ही पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो ये ऑडिटर डीए। डीए कहने का मतलब है कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। तो ये ऑडिटर का वैकेंसी है, जिसमें कि कुल 125 पोस्ट है। और छठे नंबर पे आता है ऑडिटर सीएस। ऑडिटर सीएस यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि दोस्तों कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑडिटर का दो दो पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो कुल पद है कितना 198। तो अगर टोटल हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा आपका 1481 पद। जो कि दोस्तों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और सारी वैकेंसी जो है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। ठीक है। अगर आप अपने हमेशा के लिए अपने क्या बोले राजधानी में रह करके काम करना चाहते हैं तो भी इसमें चांस आपको मिलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपको हमेशा जो है वो बिहार की राजधानी पटना में ही काम मिलेगी। ठीक है। आपको वहीं पे काम करना है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट भी देख सकते हैं कि 1064 है। और दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता देखें तो सारे के लिए कोई बहुत हाई फाई एलिजिबिलिटी नहीं है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, लेकिन बाकी पोस्ट के लिए आपके जो केवल सिंपल ग्रेजुएशन रखा गया है। चलिए आगे हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन है और वेरीज अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी कि पोस्ट के अलग अनुसार अलग अलग है। तो पहला पोस्ट हम लोग देखे थे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका जो है सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट को, यानी कि जो भी हम लोग बात करें, आपको इस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से देखना है और सारे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेना है। ठीक है। कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसके लिए भी आपके पास जो है केवल सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है। आप यदि कोई सा भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, जिसका दोस्तों केवल केवल एक पोस्ट है, लेकिन इसमें आपका जो है बैचलर डिग्री है चाहिए, पीजीडीसीए और बीसीए बीएससी आईटी और इक्विवेलेंट कैंडिडेट विथ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें देख सकते हैं कि जो है वो एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा मांगी गई है। ठीक है। बाकी का जो पोस्ट है उसके लिए आप यदि ग्रेजुएशन पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग
डाटा एंट्री ऑपरेटर तक देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऑडिटर के बारे में, ठीक है। ऑडिटर का जो दोनों पोस्ट है उसके लिए, तो ऑडिटर डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट यानी कि डीए, तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन। कौन कौन सब्जेक्ट सब में, तो पहला आपका या तो कॉमर्स होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। ये किसकी जगह, तो ऑडिटर डीए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑडिटर कोऑपरेटिव, यानी कि ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, CS के बारे में, ठीक है। तो सारे वैकेंसीज के बारे में, तो इसके लिए जो है वो एजुकेशन आपका बैचलर डिग्री चाहिए ही। और किसमें, तो ये जो दोस्तों मैथमेटिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, इसमें या तो आपका कॉमर्स से बैकग्राउंड होना चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर मैथमेटिक्स का। तो आई होप कि सारे जो 6 पोस्ट थे सारे के एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लिया, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पोस्ट रिलेटेड कोई भी डाउट रहती तो आप कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज लिमिट के बारे में, ठीक है, कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें एज लिमिट मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मेल का देखें तो मेल का 21 से 27 साल है, ये अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। और फीमेल में देखें तो 21 से 40 साल है, और ये भी अनरिजर्व के लिए। और आप यदि OBC, SC और ST से है बिलोंग करते हैं तो आपको जो प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि प्रत्येक वैकेंसीज में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो जनरल है 21 से 37 और 21 से 40 है, जनरल अनरिजर्व वालों के लिए। बाकी आप यदि रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आपको प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अप्लाई डेट के बारे में, ठीक है, कि फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो है दोस्तों 25 अगस्त से अप्लाई होगा, और जो कि यहाँ पे ये 24 नहीं बल्कि ये 26 सितंबर होगा, ठीक है। यानी कि 26 सितंबर 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और ये 24 सितंबर है, ये कब के लिए, तो 24 सितंबर तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। चूंकि पेमेंट करने के बाद ही आपका अगला प्रोसीजर बढ़ेगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 सितंबर है, ठीक है। तो इन डेट्स को आप अच्छे से याद भी रखेंगे। एप्लीकेशन फी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, एप्लीकेशन फी। इसमें बोला है कितना है, केवल और केवल मात्र 100 रुपया। किसके लिए, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अब चाहे इसमें बिहार का हो, आप कोई अलग कैटेगरी से हो, जैसे कि मान लेते हैं आप बिहार से हैं, आप अनरिजर्व हैं, OBC हैं, SC ST PWD है, तो सारे के लिए आपका 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपया ही लगेगा। और ये जो वैकेंसी दोस्तों अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बिहार के ही लोग ही भर सकते हैं। तो अलग स्टेट से आप यदि आते हैं और उसमें अभी आप कोई सा भी कैटेगरी से हैं, तो आपको उसमें भी कितना लगेगा, मात्र और मात्र 100 रुपया, ठीक है। यानी कि आपको केवल 100 रुपया का ही पेमेंट करना है। तो यही कुछ नया बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले दोस्तों पैसा इसमें ज़्यादा लगता था, लेकिन इतने कि दोस्तों इस वैकेंसी एक बार पहले भी रिलीज हुई थी, लेकिन फिर उसे बंद करके नया वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें यही संशोधन हुआ कि सारे के लिए जो केवल केवल मात्र 100 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए यहाँ से देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि पहला फेज आपका जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री होगा, और सेकेंड फेज यानी दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग प्री के बारे में समझ लेते हैं कि प्री में आपका जो है वो 150 क्वेश्चन होगा, जो कि 100 यानी कि 600 मार्क्स करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और इसमें अगर नेगेटिव हम लोग देखें तो 1/4 का नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। ये प्री एग्जाम का है कि प्री में आपका जो है वो टोटल 150 क्वेश्चन होगा, जो कि 600 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला है। यानी कि आप अगर एक प्रश्न को सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न को गलती करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, कि फिर चूंकि आप यदि प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का क्या बोले इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, मार्क्स क्या रहेगा, चूंकि एग्जाम सिलेबस हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे पॉइंट्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम सिलेबस, हम लोग इससे भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल आपका मार्क्स जो है 400 नंबर का हो जाएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहने वाला है। यानी कि इसमें भी आपका अगर एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक प्रश्न गलती कर देते हैं तो उसके बदले में आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से बस क्वेश्चन का डिफरेंस है कि प्री में आपका 150 प्रश्न होगा, और मेंस में केवल 100 प्रश्न होगा। अब हम लोग इसमें एक अच्छे पॉइंट्स यानी कि सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चूंकि जॉब के बाद सारे लोगों का एक सैलरी पे ध्यान जाता है कि सैलरी क्या रहने वाला है।
तो इसमें जो आपका सैलरी है वो अप्रॉक्स 60,000 पर मंथ रहने वाला है, ठीक है। इससे सैलरी आपकी अप डाउन भी हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन इससे सैलरी आपकी कम नहीं रहेगी। तो आपकी सैलरी जो है लगभग 60,000 रुपये होगी। और सैलरी दोस्तों इसमें बढ़ते रहती है, सैलरी अच्छी खासी आपको मिलेगी, सैलरी के लिए आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको पूरा एग्ज़ाम सिलेबस दिख रहा होगा। अब इसे आप लोगों को केवल समझना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम सिलेबस। पहला है जनरल स्टडीज़, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है मैथमेटिक्स और चौथा है रीजनिंग। हिंदी में देखें तो ये सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों आपका ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है टियर फर्स्ट के लिए और सेकंड दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों में आपका सिलेबस सेम है, बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको क्वालिफाई करना है। और ये फॉर मेंस के लिए, यानी कि मेंस में आपका सिलेबस जो ये प्री का सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहेगा, बस आपको मेंस में केवल एक हिंदी लैंग्वेज ऐड हो जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी और क्वालिफाइंग के लिए आपको जो है मिनिमम 30% यानी कि 30% इसका अंक लाना ही है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका इस सिलेबस का कोई भी अंतर नहीं है। आप चाहे प्री का तैयारी करें या मेंस का तैयारी करें, दोनों तैयारी आपका एक साथ में हो जाएगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड रखते हैं इसमें, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अलग से पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप जो जनरल पढ़ रहे हैं प्री मेंस दोनों के लिए वही पढ़ना है। और हिंदी का बात रहा तो हिंदी आपका तो इसमें कोई मेरिट बनेगा का नहीं, बस इसके लिए आपको जो है केवल क्वालिफाइंग है तो आपको 30% मार्क्स ला सकते हैं, जो कि आपके लिए उतना भी टफ नहीं है। तो दोस्तों आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं और आप इस वैकेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, ठीक है। आपको जो है वो बिहार की राजधानी पटना में काम करने का मौका मिलेगी, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर जॉब है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग बीएसएससी सीजीएल के इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लिए और उम्मीद है कि आप सबको भी सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे ही वीडियोस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और नए नए अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।